चलिए आप लोग पुनः हमारे तरफ जो है अपने अपने ध्यान को क्या कीजिए, केंद्रित कीजिए। देखिए आप लोगों को अंतिम समय में तैयारी के लिए मैं YouTube पर भी बहुत सारा बूस्टर वीडियो अपलोड किया हूँ और हिंदी का जो है भाषा का मैराथन वीडियो 2 भाग में मैंने अपलोड कर दिया है। अभी मैं गणित मैराथन का भी एक पार्ट मैंने क्या किया है, आपको अपलोड किया है, उसको आप लोगों ने देखा होगा। समय कम है तो हम लोग क्लासरूम को जो है जो अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा तो उसको रिकॉर्ड कर लेता हूं और फिर वो आपको YouTube पर भी अवेलेबल रहेगी, तो आप लास्ट टाइम में उनको देख करके अपना रिवीजन कर सकते हैं। तो गणित पेडागोजी में जो मैराथन वीडियो में मैंने पिछला वीडियो में बताया था, तो उसमें खास करके आपको गणित क्या है, वैदिक गणित क्या है, कलन विधि क्या है, सामुदायिक गणित क्या है, NCF 2005 में गणित को लेकर कौन कौन सी बातें कही गई है, उन सारे मुद्दों पर क्या क्या था, डिस्कस किया था। तो जो उसमें बता दिया था उसका मैं इसमें रिवीजन नहीं करूँगा, मैं उससे आगे क्या करूँगा, बढ़ूँगा। देखिए गणित में त्रुटि विश्लेषण, ये आप लोग बार बार क्या करते हैं, मिस कर जाते हैं, भूल जाते हैं, ठीक है। तो इस त्रुटि विश्लेषण को हम लोग याद करने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। देखिए एक त्रुटि होता है जोड़ और गुणा की क्रिया में पुनर्समूहीकरण संबंधी त्रुटि। कौन सा त्रुटि, पुनर्समूहीकरण संबंधी त्रुटि। ये पुनर्समूहीकरण संबंधी त्रुटि का मतलब है कि जोड़ और गुणा की क्रिया में बच्चे हासिल का, जिसको कि आप कैरी डिजिट कहते हैं, हासिल वाला अंक कहते हैं, उसको वह भूल जाता है, उसका वह सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करता है। तो इस तरह की जो त्रुटि होती है उसको कौन सा त्रुटि कहते हैं, पुनर्समूहीकरण। यानी हासिल का ज्ञान नहीं होता बच्चा को, उसमें वह क्या करते हैं, गलती करते हैं, तो इसको पुनर्समूहीकरण संबंधी त्रुटि कहते हैं। और इस पुनर्समूहीकरण संबंधी त्रुटि का जो कारण होता है वह होता है बच्चों को स्थानीय मान की सही जानकारी नहीं होना। और बच्चों को यदि स्थानीय मान की सही जानकारी नहीं हो तो ऐसी स्थिति में हम वहाँ पर TLM के रूप में एबाकस या गिनतारा का क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। एबाकस या गिनतारा की सहायता से हम बच्चों को जो है स्थानीय मान का, प्लेस वैल्यू का क्लियर कॉन्सेप्ट क्या कर सकते हैं, दे पाने में सक्षम होते हैं। तो यदि बच्चे जोड़ की क्रिया में पुनर्समूहीकरण संबंधी त्रुटि करते हैं तो वहाँ पर आप TLM के रूप में किनका उपयोग कीजिएगा, गिनतारा या एबाकस का उपयोग कीजिएगा। और गुणा की क्रिया में भी आपको गिनतारा या एबाकस का ही क्या करना है, प्रयोग करना है पुनर्समूहीकरण संबंधी त्रुटि में। लेकिन यदि आपको ग्राफ, पेपर और ग्रिड दिया हो किसमें, गुणा की क्रिया में, तब वह ज़्यादा बेहतर ऑप्शन हो जाएगा। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि बच्चे जोड़ में यदि पुनर्समूहीकरण संबंधी त्रुटि कर रहे हैं तो आप किसका प्रयोग कीजिएगा, एबाकस या गिनतारा का। और गुणा में यदि पुनर्समूहीकरण संबंधी त्रुटि कर रहे हैं तो आप ग्राफ, पेपर और ग्रिड का प्रयोग कीजिएगा। किसका प्रयोग कीजिएगा, ग्राफ, पेपर और ग्रिड का प्रयोग किया जाए कीजिएगा। लेकिन यदि ग्राफ, पेपर या ग्रिड नहीं दिया हुआ हो ऑप्शन में, तब आप किसका प्रयोग कीजिएगा, एबाकस का ही प्रयोग कीजिएगा। एबाकस का प्रयोग और कहाँ पर कीजिएगा, तो बच्चों को यदि आपको स्थानीय मान का कॉन्सेप्ट क्या करना हो, क्लियर करना हो। जैसे बच्चा को हम बोलते हैं 420 लिखने के लिए और बच्चा लिख देता है 400 और 20 न, वो 400 लिख देता है फिर 20, जबकि 420 नहीं लिखता है। ऐसा त्रुटि भी यदि बच्चा कर रहा है तो वहाँ पर भी आप स्थानीय मान समझाने के लिए एबाकस का ही क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। उसके बाद आप लोग याद रखिएगा
कि बच्चा यदि मिश्रित भिन्न को सरल भिन्न में सही तरीके से नहीं बदल पा रहा है, जैसे कहीं पर 5.1/2 लिखा हुआ है और बच्चा जो है उसको 5 दूनी 10 एक 11/2 होगा ना, लेकिन बच्चा क्या करता है 5 एक 6/2 लिख दे, तो यह कौन सा त्रुटि हो गया? आपको मिश्रित भिन्न को सरल भिन्न में बदलने से जुड़ी हुई त्रुटि हो गई। और इसके निदान के लिए आपको वृत्तीय किट का इस्तेमाल करना चाहिए। किसका इस्तेमाल करना चाहिए? वृत्तीय किट का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है। उसके बाद ये भी याद रखिएगा कि बच्चे कभी कभी भिन्न के जोड़ की क्रिया में अंश को अंश से जोड़ देते हैं, हर को हर से जोड़ देते हैं। तो इसका कारण होता है कि उसको लघुत्तम समापवर्त का सही ज्ञान नहीं होता है, इसलिए वह ऐसा करते हैं। ठीक है। आगे याद रखिएगा कि बच्चे यदि दशमलव बिंदुओं का सही से निरूपण नहीं कर पाते हैं, किसका निरूपण सही से नहीं कर पाते हैं, तो वहाँ पर आप ग्रिड पद्धति या संख्या चार्ट का क्या कीजिएगा? इस्तेमाल कीजिएगा। ठीक है। यदि बच्चे 3D आकृति, 3 डायमेंशनल आकृति समझते हैं, घन, घनाभ, बेलन, शंकु, ये सब क्या है? त्रिविमीय आकृति है। तो त्रिविमीय आकृति और बहुभुज यदि बच्चे सही से नहीं पहचान पा रहे हैं, तो वहाँ पर आपको किसका इस्तेमाल करना है? जियो बोर्ड का इस्तेमाल करना है। किसका इस्तेमाल करना है? कब? जब बच्चे त्रिविमीय आकृतियों को, 3 डायमेंशनल आकृति या बहुभुज को नहीं पहचान पा रहे हैं, तो वहाँ पर आप जियो बोर्ड का क्या कीजिएगा? उपयोग कीजिएगा। जियो बोर्ड का उपयोग अब बच्चों को ज्यामितीय अवधारणा समझाने में बेहतर तरीके से कर सकते हैं। यदि बच्चा 2 डायमेंशनल आकृति पहचानने में बच्चे को दिक्कत है, कौन सा आकृति? जैसे आयत, वर्ग, चतुर्भुज, त्रिभुज, ये सब बच्चों को पहचानने में क्या है? दिक्कत है। तो वहाँ पर आप 10 ग्राम का इस्तेमाल कीजिएगा। किसका इस्तेमाल कीजिएगा? कब? जब बच्चे को 2 डायमेंशनल आकृति पहचानने में क्या हो? दिक्कत हो, तो वहाँ पर आपको किसका इस्तेमाल करना है? लेकिन यदि 2 डायमेंशनल आकृति के क्षेत्रफल की तुलना करना हो, 2 डायमेंशनल आकृति के, तब वहाँ पर आप ग्रिड या ग्राफ पेपर या आलेख का प्रयोग कीजिएगा। जैसे कहेगा एक पत्ती है और एक बड़ा पत्ती है और एक छोटा पत्ती है, उनके क्षेत्रफल का बच्चा तुलना नहीं कर रहा है, तो वहाँ पर आप किसका इस्तेमाल कीजिएगा? ग्राफ पेपर या आलेख का इस्तेमाल कीजिएगा। ठीक है। यदि बच्चे दशमलव संख्या के योग और तुलना में गलती कर रहे हो, दशमलव संख्या के योग और तुलना में गलती कर रहे हो, तो वहाँ पर आपको किसका इस्तेमाल करना होगा? मोती माला का इस्तेमाल करना होगा। न दशमलव संख्याओं के योग और तुलना में गलती कर रहे हो बच्चे, तो वहाँ पर मोती माला का इस्तेमाल करना होगा। यदि बच्चा सममिति और परावर्तन को बेहतर तरीके से नहीं समझ पा रहा है, तो वहाँ पर आप किसका प्रयोग कीजिएगा? बिंदु शीट या डॉट पेपर का प्रयोग कीजिएगा। सममिति या परावर्तन को नहीं समझ रहा है, तो आप बिंदु शीट या डॉट पेपर का प्रयोग कीजिएगा। यदि बच्चा आपको भिन्नों की तुलना नहीं कर पा रहा है, भिन्नों की तुलना जैसे 1/100 से 1/1000 को बड़ा बता रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप डाइंस ब्लॉक या घन के आकार के ब्लॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यदि बच्चा में आपको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज की कमी है या प्रॉब्लम सॉल्विंग की समस्या है, तो आप ग्रिड वर्गाकार कागज़ का क्या कीजिएगा? इस्तेमाल कीजिएगा। ये सब आपको त्रुटि विश्लेषण में क्या रखनी है? याद रखनी है। सीटेट में एक प्रश्न गणित पेडागोजी में आपको यहाँ से आ सकते हैं। चलिए, ये तो हुआ आपको गणित में त्रुटि विश्लेषण। ठीक है। इसके बाद आप लोगों को ये चीज़ भी हमेशा दिमाग में रखिएगा कि 1 to 5 में आपको कौन कौन सा विषय वस्तु गणित में पढ़ाना है और कौन सा विषय वस्तु नहीं पढ़ाना है। तो आप लोगों को हम याद करवा दिए हैं कि गणित की जो चारों मूलभूत संक्रियाएं हैं, जोड़, घटाव, गुणा और भाग, वो आपको 1 to 5 में क्या करना है? पढ़ाना है। बच्चों को संख्या का क्या देना है? ज्ञान देना है। बच्चों को द्विविमीय और त्रिविमीय आकृतियों को
पहचानने के लिए बताना है। परिमाप और क्षेत्रफल का भी क्या देना है, कॉन्सेप्ट देना है। आयत, वर्ग आदि के परिमाप और क्षेत्रफल का भी कॉन्सेप्ट देना है। आपको दशमलव और भिन्न संख्याओं से भी परिचय करवानी है, ठीक है। उसके बाद आपको सममिति भी पढ़ाना है, परावर्तन भी पढ़ाना है, प्रतिरूप या पैटर्न भी क्या करना है, पढ़ाना है, चौपर भी क्या करना है, पढ़ाना है। लेकिन बच्चे को क्या नहीं पढ़ाना है, कोण तोन बनाने के लिए न प्रकार की सहायता से, ये सब आपको 1 to 5 में नहीं पढ़ानी है। अनुपात समानुपात है न, या आनुपातिकता, इसको जो है आपको नहीं पढ़ाना है। किसमें, 1 to 5 में। बीज गणित जो है वो 1 to 5 में नहीं पढ़ाना है, वो आपको जाकर के कब पढ़ाना है, 6 to 8 लेवल पर पढ़ाना है। तो क्या पढ़ाना है और क्या नहीं पढ़ाना है, इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा। देखिए 1 to 5 में गणित पढ़ाने का जो सबसे अच्छा शिक्षण विधि है वह कौन सा विधि है, आगमन विधि। कौन सा विधि है आपको, आगमन विधि। आगमन विधि से अच्छा गणित में कोई शिक्षण विधि नहीं है, ठीक है। प्राथमिक स्तर पर निगमन विधि या ये सब का इस्तेमाल हमको कम करना चाहिए। उसके बाद आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि परिमाप और क्षेत्रफल जो है वह अलग अलग क्या है, अवधारणा है। परिमाप जो है किसी भी आपको गणितीय आकृति के सीमा रेखा की जो कुल लंबाई होती है उसे हम क्या कहते हैं, परिमाप कहते हैं। जबकि उसके क्षेत्र का जो कुल माप होता है उसको हम क्या कहते हैं, क्षेत्रफल कहते हैं न। उसके बाद परिमाप जो है किन्हीं भी परिमाप का जो मात्रक होता है वह इकाई होता है। क्या होता है, इकाई होता है। और क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है वह आपको क्या होता है, वर्ग इकाई होता है। दो आकृतियों के परिमाप यदि बराबर हो तो ज़रूरी नहीं है कि उनका क्षेत्रफल भी क्या होगा, बराबर होगा। या दो आकृति के क्षेत्रफल बराबर हो तो ज़रूरी नहीं है कि उनका परिमाप भी क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। ये भी बात आप लोगों को गणित में याद रखनी है। ELPS थ्योरी तो हमेशा क्या रखना है, याद रखना है। हमेशा गणित में जब भी हम आपको कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे गणित का, तो सबसे पहले उस कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ जो मूर्त वस्तुओं से जुड़ा हुआ अनुभव है ना, या साकार वस्तुओं से जुड़ा हुआ अनुभव है, बच्चे को सबसे पहले वो देंगे। फिर हम उस पर क्या करेंगे, लैंग्वेज डिस्कशन करेंगे, भाषाई चर्चा करेंगे, भाषाई अनुभव बच्चों को देंगे उस कंसेप्ट से जुड़ा हुआ। तब जो है चित्रात्मक अनुभव देंगे और सबसे अंत में हम क्या देंगे, सांकेतिक या प्रतीकात्मक जो अनुभव है वो बच्चों को देने का क्या करेंगे, काम करेंगे। लंबाई आपको 1 to 5 के बच्चे मापना सीख जाते हैं, तो आपको लंबाई का जो ज्ञान देना है हमेशा बच्चों को सबसे पहले सरल अवलोकन करने के लिए कहना है कि ये दो लाठी है, इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है। बच्चे को सरल अवलोकन करने के लिए पहले देंगे। फिर जो है गैर प्रमाणिक इकाइयों से माप करके, जैसे बित्ता से मापना न, कि कौन लंबा है कौन छोटा है, तो ये क्या हो गया, गैर प्रमाणिक इकाई से मापना। तो उसके बाद गैर प्रमाणिक इकाई से मापना सिखाएंगे। फिर प्रमाणिक इकाई के माध्यम से बच्चे को मापना क्या करेंगे, सिखाएंगे। और सबसे अंत में बच्चे को हम मात्रकों का क्या देंगे, ज्ञान देंगे, ठीक है। तो ये बातें आप लोगों को क्या रखनी है, याद रखनी है न, किसमें, लंबाई मापन से संबंधित। देखिए 1 to 5 के बच्चे में संरक्षण का गुण आ जाता है, यानी वह संरक्षण समझने लगते हैं कि यदि आकार बदल जाए तो आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस सब चीज़ को बच्चा क्या करने लगता है, समझने लगता है। और याद रखिएगा, भार संरक्षण का ज्ञान पहले आता है। आयतन संरक्षण बच्चे पहले सीखते हैं और भार संरक्षण क्या होते हैं आपको बाद में सीखते हैं। इस बात को क्या रखना है, याद रखना है। आयतन संरक्षण बच्चे पहले सीखते हैं और भार संरक्षण जो है वह बाद में क्या करते हैं,
सीखते हैं। साथ ही साथ आप लोगों को गणित में ये भी याद रखना है कि गणित की जो है वह मूल संक्रियाएं कितनी होती है, 4 तरह की होती है। मूल संक्रिया गणित में कितना है, 4 ही है, 9 कम है 9 ज़्यादा है। और ये चारों मूल संक्रिया कौन कौन है, जोड़, घटाव, गुणा और भाग। ठीक है, आप लोग जो है कुछ और बातें, जैसे गणित में बच्चे को पहले जो है 1 से 9 तक की संख्या का ज्ञान देना चाहिए। फिर जब स्थानीय मान की अवधारणा हम बच्चों को बताने लगते हैं, उस समय किसका ज्ञान देना चाहिए, शून्य का ज्ञान देना चाहिए। शून्य का ज्ञान सबसे पहले हमको बच्चों को नहीं देना है। पहले 1 से लेकर 9 तक की संख्या का ज्ञान। फिर जब हम स्थानीय मान की अवधारणा बच्चों को बताने लगते हैं, तब किसका ज्ञान देना है, आपको शून्य का ज्ञान देना है। ठीक है, कोई भी बच्चा यदि मतलब अंकों में लिखी हुई समस्या को सॉल्व कर लेता है, लेकिन उसी समस्या को यदि भाषा में लिख दिया जाता है तो उसको वह सॉल्व नहीं कर पाता है। तो इसका कारण क्या होता है कि उसको बिना संदर्भीकरण या भाषा प्रयोग के वह कॉन्सेप्ट पढ़ाई गई है। जैसे बच्चे को आप 1/2 भागा 1/3 करने के लिए देते हैं, कैलकुलेशन वह तुरंत करके दे देता है। 1/2 गुना 3/1, तो कट गया 1 तो बच गया 3/2। तो इस तरह से कैलकुलेशन करके दे देते हैं। लेकिन वहीं यदि आपको बच्चे से यह पूछते हैं कि बताओ आधी रोटी में कितने 1/3 टुकड़े होंगे, आधी रोटी में कितने 1/3 टुकड़े होंगे, तो वह फंस जाता है, वह उसको हल नहीं कर पाता। जबकि वह 1/2 भागा 1/3 करना जानता है, लेकिन उसी समस्या को भाषा के रूप में यदि हम पूछते हैं तो वो नहीं बता पाता है। तो इसका कारण है कि उसको जो गणित पढ़ाई गई है वह बिना संदर्भीकरण या भाषा के क्या की गई है, पढ़ाई गई है ना। हाँ, आप लोग बद्ध अंत वाला प्रश्न और मुक्त अंत वाला प्रश्न को भी हमेशा क्या रखिएगा, याद रखिएगा। गणित के ऐसे प्रश्न जिनका हमेशा क्या होता है, एक निश्चित उत्तर होता है, उसको बद्ध अंत वाला प्रश्न या बंद उत्तर वाला प्रश्न कहते हैं। और गणित के ऐसे प्रश्न जिनके एक से क्या होते हैं, अधिक उत्तर होते हैं, निश्चित उत्तर नहीं होते हैं, उसको मुक्त उत्तर वाला प्रश्न कहा जाता है या मुक्त अंत वाला प्रश्न कहा जाता है। जैसे आपसे पूछा जाए कि 8 और 3 का गुणनफल कितना होगा, तो यह कैसा प्रश्न हो गया, बद्ध अंत वाला, क्योंकि इसका केवल एक निश्चित उत्तर है कि 8 और 3 का गुणनफल कितना होगा, 24 होगा। लेकिन यदि वही पूछा जाए कि किन दो संख्याओं को गुना करने से 24 होगा, तो इसका क्या आ सकता है, बहुत सारा उत्तर आ सकता है। तो ये आपको मुक्त अंत वाला क्या हो गया, प्रश्न हो गया। ठीक है, इसके बाद आप लोगों को बच्चे जो है 1 to 5 में आंकड़ों का संग्रह कर सकते हैं, आंकड़ों का संग्रह कर सकते हैं उसका, लेकिन उसका विश्लेषण और निष्कर्ष जो है ना, आंकड़े को विश्लेषित करके वर्गीकृत करके उनका निष्कर्ष जो है वह सही तरीके से नहीं निकाल सकते हैं। कौन, वर्ग 1 से लेकर के 5 तक का बच्चा ना। देखिए इसके बाद आप लोगों को कुछ कन्वर्सन भी क्या रखनी है, गणित में याद रखनी है। जैसे 2 इकाई जो है वह 1 जोड़ा के बराबर होता है, 16 इकाई जो है 1 सीढ़ी के बराबर होता है। 16 इकाई किसके बराबर होता है, 1 सीढ़ी के बराबर होता है। 20 इकाई 1 स्कोर के बराबर होता है। 20 इकाई किसके बराबर होता है, 1 स्कोर के बराबर होता है। एक स्कोर को ही कोरी भी कहते हैं, क्या कहते हैं, कोरी। जैसे 2 कोरी यदि गाय है तो इसका मतलब कितना गाय है, 40 गाय है ना। यानी कोरी या स्कोर जो है वह 20 इकाई को क्या करता है, सूचित करता है। 12 इकाई जो है वह 1 दर्जन को सूचित करता है। 144 इकाई या 12 दर्जन जो है
वह एक गुरूस को क्या करता है, सूचित करता है। 24 इकाई जो है वह एक दस्ता को, 24 इकाई 12 इकाई एक दर्जन को, 24 इकाई एक दस्ता को न, और 144 इकाई या 12 दर्जन एक गुरूस को क्या करता है, सूचित करता है। याद रखिएगा 1 इंच जो है वह 2.54 सेमी के क्या होती है, बराबर होती है। 1 इंच 2.54 सेमी के बराबर होती है। 8 किलोमीटर 5 मील के बराबर होती है। 8 किलोमीटर 5 मील के बराबर होती है। 1 मीट्रिक टन जो है, 1 मीट्रिक टन वह 10 क्विंटल के क्या होता है, बराबर होता है। उसके बाद 1 कैरेट जो है वह 0.2 ग्राम के बराबर होता है। तो निश्चित रूप से 1 ग्राम जो है वह 5 कैरेट के क्या होता है, बराबर होता है। आप लोग यह भी याद रखिएगा कि समबहुभुज के अंतः कोणों का योगफल n-2 गुना 180 डिग्री। जैसे आपको पूछ दे कि समपंचभुज के सभी अंतः कोणों का योगफल कितना होगा, तो 5 - 2 गुना 180, तो 180, 5 में से 2 गया 3, तो 180 तिया कितना हो जाएगा, 340 डिग्री। और समबहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण यदि पूछे, अंतःकोणों का योग नहीं पूछे बल्कि प्रत्येक अंतःकोण पूछे, तब सूत्र क्या हो जाएगा, n-2 गुना 180 बटे n, n-2 गुना 180 बटे n। जैसे आपको पूछ दे समषटभुज का प्रत्येक अंतःकोण कितना होगा, तो 6 - 2 गुना 180 अब बटे 6 न, जितना आएगा कट कुट के वही उसका आंसर हो जाएगा। समबहुभुज का प्रत्येक बहिष्कोण, समबहुभुज के सभी बहिष्कोण का योग 360 डिग्री होता है और समबहुभुज का प्रत्येक बहिष्कोण 360 बटे n होता है। बहुफलक के फलक को F से सूचित किया जाता है, शीर्ष बिंदु को V से सूचित किया जाता है और भुजा को E से। बहुफलक के फलक को F से, शीर्ष बिंदु को V से और भुजा को E से सूचित किया जाता है। सूत्र होता है F + V - E बटे E बराबर 2, F + V - E बराबर 2। यदि 2 कोई चीज़ आपको दिया हुआ है तो आप तीसरा चीज़ क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। यह यूलर का सूत्र है, F + V - E बटे E बराबर 2, F + V - E बराबर 2। इस सूत्र को आप लोग क्या रखिएगा, याद रखिएगा। आप लोगों को यह भी पता है कि एक समकोण कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री। बहुत बार पूछा है 3.5 समकोण कितना होगा, 4.5 समकोण कितना होगा। तो जितना समकोण पूछेगा उतना 90 डिग्री से क्या करेंगे, गुना कर देंगे, तो हमारा आंसर निकल जाएगा। साथ ही साथ आप लोगों को n अंकों की कुल संख्या कितनी है, n अंकों की कुल संख्या कितनी है, यदि यह पूछा जाए तो आप 9 लिख दीजिएगा और उस पर n-1 बार 0 बैठा दीजिएगा। जैसे आपको पूछे 1 अंक की कुल संख्या कितनी है, तो 9 है। 2 अंक की कुल संख्या कितनी है, 90 है। 3 अंक की कुल संख्या कितनी है, 9000 है ना, 900 हो जाएगा। 4 अंक की कुल संख्या 9000, 5 अंक की कुल संख्या 90000, यानी कुल संख्या अलग चीज़ है। यदि यह पूछेगा कि 3 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन है, तो 100। सबसे बड़ी संख्या कौन है, 999। लेकिन 3 अंकों की कुल संख्या कितनी है, तो वह कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा ना। उसके बाद सन्निकट मान वाला बात भी आप लोग क्या रखिएगा, याद रखिएगा। प्राकृत, पूर्ण, सम, विषम, रूढ़ न, भाज, ठीक है। रोमन अंक में कैसे लिखेंगे किसी भी संख्या को, संख्या और संख्यांक के बारे में, कि एक ही संख्या को बहुत सारे संख्यांक में क्या किया जा सकता है, लिखा जा सकता है। ये सब बात को क्या रखनी है, याद रखनी है। तो लगभग आप लोगों को तो पढ़ा ही रहे हैं। तो ये दूसरा वीडियो हो गया गणित पेडागोजी का मैराथन न। दशांश होता है 10वां हिस्सा, शतांश होता है 100वां हिस्सा, सहस्त्रांश होता है 1000वां हिस्सा, लक्षांश हो जाएगा लाखवां हिस्सा न। और भी आपको कुछ जो बातें और कुछ क्वेश्चन मेन बच गए हैं गणित में, तो एक और मैराथन बना करके हम दे देंगे, तो गणित आप लोगों का क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा।
उसके बाद पर्यावरण तो बहुत ही ज़्यादा आप लोगों का क्या है, तैयार है, और हिंदी में भी बहुत दिक्कत नहीं है। थोड़ा संस्कृत को देखना पड़ेगा, लेकिन आप लोग सबको जो है बार बार क्या कीजिए, देखते रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। घबराइए बिल्कुल नहीं, मन को एकदम शांत रखिए, कूल माइंड रखिए। एग्ज़ाम में और क्या कैसे करना है इसके बारे में मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है।